अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में दलित समाज का वोट यहाँ के राजनीतिक दलों की किस्मत और उत्तर प्रदेश में सत्ता किसके हाथ रहेगी इसको हमेशा से डिसाइड करता आया है। उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है वो अन्य प्रदेशों के मुकाबले यहाँ कहीं अधिक जागृत, पॉलिटिकली अवेयर और एक जागृत समाज है। और ये अभी से नहीं, ये कांशीराम की मेहनत और उसके बाद 4 बार बीएसपी की आई सत्ता ने उसको एम्पावर्ड किया, उसको ताकतवर किया राजनीतिक तौर पर। लेकिन अब एम्पावर्ड होने के बाद बीएसपी का वोटर जो कभी उसका वोट बैंक था, अब वो दूसरे दलों की तरफ रुख कर रहा है या शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जागृत हो गया और उसको अब दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ने लगी। अब ये 22-23% का जो वोट शेयर है शेड्यूल्ड कास्ट समाज का, ये किधर जाएगा? और जिधर जाएगा हुकूमत उसके पास आएगी या दिल्ली की गद्दी पर कब्जा वही कर पाएगा। आज की हमारी डिबेट का विषय यही है। बहन भाइयों, आज अखबारों में एक बड़ी खबर, 2 बड़ी खबरें छपी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उन खबरों पर आपकी निगाह ज़रूर पड़ी होगी। जिसकी नहीं पड़ी है उसको हम समझाएंगे भी। एक खबर छपी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में एक बृहद कैंपेन चलाने जा रहा है कि दलित समाज के जिन युवाओं को उनकी बारात निकालने के लिए घोड़ी चढ़ने की मनाही है उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में, अपर कास्ट के लोग इसका विरोध करते हैं। आरएसएस अब कैंपेन चलाएगी कि इनको घोड़ी चढ़ने दिया जाए। शिव मंदिरों में जलाभिषेक भी करें, इसका भी कैंपेन चलाएगी। समरसता भोज भी आयोजित करें, इसका कैंपेन चलेगा। साथ में उठना बैठना भी हो, इसका भी कैंपेन चलेगा। हालांकि ये सब चुनाव के समय ही होता है या उसके आगे पहले, थोड़ा पहले होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो आरएसएस अगर ये सब अभियान चलाएगा दलितों के बीच जाके, तो फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी वैसे भी आजकल दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दलित एजेंडे पे काम भी कर रही है और दलितों के प्रति लगातार उनके नेता उनके प्रति सहानुभूति के भरे बयान कहते रहते हैं। बीजेपी बीएसपी के वोटों के बिखराव की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी है, जिसको सर्वाधिक फायदा 2014, 2017, 2019 और 2022 में हो चुका है। दूसरी बेनिफिशियरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये खबर भी आज आपने अखबार में पढ़ी होगी कि दलित वोट बैंक के सहारे सियासी वैतरणी पार करने में लगी है समाजवादी पार्टी। ये भी आज अखबारों में छपी। 2 खबर एक ही पेज, एक ही अखबारों ने एक ही जगह दी है। अब पढ़ना चाहिए अखबारों में ये सब चीज़ें जो आती हैं ना, इससे थोड़ा आपको राजनीतिक माहौल समझने में आसानी होगी। तो समाजवादी पार्टी इन दिनों अपना चेहरा बदलने की कोशिश कर रही है, पिछड़ा प्लस दलित। इसलिए आपको हर फोटोग्राफ में अखिलेश यादव के हर कार्यक्रम में, और अखिलेश यादव के बगलगीर आजकल कौन है? अवधेश प्रसाद। असेंबली में उनके बगल में कौन बैठते हैं? चाचा शिवपाल यादव नहीं, अवधेश प्रसाद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उनके साथ कौन होते हैं? अवधेश प्रसाद। तो रामजीलाल सुमन और अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं की इस समय चांदी है। युवा दलित नेताओं की भी समाजवादी पार्टी में इज्जत बढ़ गई है। 36% का वोट शेयर ने समाजवादी पार्टी को ये सोचने के लिए और इस रास्ते जाने के लिए एक मार्ग दिखाया है कि अगर दलित समाज का वोट शेयर उसके साथ जुड़ता है तो उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको मिला लीजिए तो एक लार्जर वोट बैंक तैयार होता है जो बीजेपी को काउंटर करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में अपने अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, बीएसपी के पूर्व नेता और आजकल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खाटी दलित समाज के नेता हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। कोशिशें कांग्रेस भी अपने हिसाब से कर रही कि दलित समाज को आकर्षित करे। बीएसपी ऑलरेडी तो वो तो उसी मूवमेंट से निकली पार्टी है और उस मूवमेंट के चलते ही बीएसपी का जन्म हुआ। तो कुल वोट शेयर उत्तर प्रदेश में कितना है? 22 से 23% अनुमान के मुताबिक, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। और इसका लार्जर लाइन शेयर किसको मिलता है? बहुजन समाज पार्टी को आज भी मिलता है। 29% वोट शेयर उनका मैक्सिमम गया था और आज बीएसपी लोएस्ट शेयर वोट शेयर पे खड़ी है 12.5%। और इसमें भी मैक्सिमम शेयर किसका है? दलित समाज का। दलित समाज में भी किसका वोट शेयर ज़्यादा है? जाटव समाज का। इसका बेनिफिशियरी कौन है? बहुजन समाज पार्टी।
लेकिन जो 10-12% वोट शेयर छिटका है, 13% के आसपास उम्मीद है कि 10 से 13% के वोट शेयर दलित समाज का बटा है। कितने में? 22-23% में, यानी आधे से ज़्यादा ज़मीन दरक चुकी है। और ये किधर आकर्षित हो रहे हैं? जो दरका हुआ वोट शेयर है 13% 12% का, जो बीएसपी को वोट नहीं करता है, वो कहाँ जा रहा है? उसका भी लाइन शेयर जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और उसका थोड़ा हिस्सा किसको जा रहा है? समाजवादी पार्टी को। तो बीएसपी को अगर हम मोटा मोटी मान लें कि इसी 10-12% वोट शेयर पे रहेगी, तो बचा हुआ वोट शेयर दलित समाज का कहाँ जाएगा? इसको खींचने के लिए बीजेपी भी एग्रेसिव है और समाजवादी पार्टी भी। अब बंटवारा किस में होगा? कौन लाइन शेयर अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दलित समाज में भी एक कम्युनिटी है जो पॉलिटिकली और वोट के हिसाब से बहुत ताकतवर कम्युनिटी है, जाटो समाज। करीब 11% है ये, 23-22% में अकेले 11% इनका शेयर। तो इनको इग्नोर करके दलित समाज की राजनीति नहीं हो सकती है। तो ये समाज किसको वोट करेगा? अगर 10-12% का वोट शेयर जो दरका है मायावती का 12% का, अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बंटता है तो परिणाम कैसे होंगे? और ये सिर्फ कवायद है 5-6% वोट शेयर अपने साथ जोड़ लेने की। अगर ये 5-6% वोट शेयर समाजवादी के पार्टी के साथ जुड़ता है, यूं पोजीशन होगी उसकी कहाँ? पार्लियामेंट इलेक्शन में। और अगर यही 7-8% बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित की, 50% से ऊपर उनका वोट शेयर होगा, जो उनकी सीटों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर सकता है। यानी ये जो 12-13% है, एक्चुअली तय करेगा उत्तर प्रदेश में किसके हाथ बाजी लगेगी। कुछ बयान सुनिए, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जब 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले दलित वोटों के लिए बहन मायावती के साथ समझौता किया था, तो बसपा जब साथ थी तो कितने दलित वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे? उत्तर प्रदेश का दलित सपा के ही कार्यकर्ताओं से पीड़ित रहा है। तो वो उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के दलित समाज के लोग उसको भूले नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी लोहिया जी, बाबा साहब, नेताजी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की बात की है और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हमेशा समाजवादी पार्टी दोहराती रही है, चाहे वो संगठन की बात हो या सत्ता की बात हो। आज जब भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार है, तो सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे हो रहा है तो दलितों पे हो रहा है। दलितों के वोटों का सौदा करने वाली बहुजन समाज पार्टी और आरक्षण का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी दोनों कान खोलकर सुन लें कि 2024 के इलेक्शन में दलित समुदाय आपको उचित जवाब देगा। आरक्षण के विरोधियों को और उनकी वोटों का सौदा करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर मौजूद हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, सूरज मंडल जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, पैंथर धनीराम बौद्ध जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जाने माने दलित चिंतक हैं, कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और अध्यक्ष हैं मिशन सुरक्षा परिषद के गंगाराम अंबेडकर जी, बहुत ही जाना माना चेहरा, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कुछ बेहतरीन निष्कर्ष हम इस डिबेट से निकालने में ज़रूर कामयाब हो गए। आशुतोष वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं और ये समझना चाहते हैं, आज अखबारों में काफ़ी खबर छपी, आपने पढ़ा भी होगा, आपकी पार्टी आजकल दलित नेताओं के प्रति बड़ी मेहरबान है, बड़ी मोहब्बतें आप लुटा रहे हैं। पहले इनको इग्नोर करते थे, आजकल दौड़ के इनसे गले सड़क पे ही मिल लेते हैं और दफ्तर बड़ी इज्जत से ले जाते हैं। तो इतनी इज्जत से नवाजने के पीछे के कारण क्या हैं? वोट ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए इनका? वैसे भी कुछ खास है नहीं बेचारों के पास, जो है वो भी छीन लेना चाहते हो। धन्यवाद विजय जी इस मौका देने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति ने जब से ये करवट बदला है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति 2017 के बाद बदली है, अगर हम उसके बारे में ध्यान दें तो मान्यवर काशीराम जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन लेके बहुजन समाज पार्टी चली थी, वो वस्तुतः आज के समय में बीएसपी अपनी मूल पार्टी जो उनकी है वो उसको छोड़ चुकी है।
और शायद यही वजह रहा है कि 2017 के बाद से हम भले ही सरकार में नहीं रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था, जो उनके कॉमरेड थे, जो उनके कैडर थे, उनके बड़े बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी को अपना घर समझा और समाजवादी पार्टी को उन नीतियों पे आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और आज की स्थिति ये है कि पिछले 5 साल पे कड़ी मेहनत के बाद समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी से आए हुए वो कैडर लोग, जो उनके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, वो आज समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे के नाम से जाने जाते हैं, जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह मिली है और जिनको काम करने की भी जगह मिली है। तो अब आप चाहते हैं कि पिछड़ा और दलित समाज इसको एकत्र करके एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स तैयार की जाए, इसी कारण आप दलित समाज के नेताओं को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ज्यादा इज्जत देने की बात नहीं है। किसी की तिरस्कार कभी अखिलेश यादव ने कभी किया भी नहीं। और बाबा साहब, भाई साहब, इतनी इज्जत भी पहले नहीं दी कि अपने बगल में बिठाएं, अपने साथ लेके घूमे, ऐसा तो दृश्य मैंने देखा नहीं। नेताजी के समय जरूर देखा था। नेताजी के समय भी अवधेश प्रसाद, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारे वहां लगातार पिछले 9 बार से विधायक रहे और कभी भी उनका सम्मान किसी संस्थापक सदस्य से कम नहीं रहा है। आज वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो माननीय अवधेश जी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में है, जिसके साथ में अखिलेश जी को कई फायदे भी मिलते हैं, क्योंकि राजनीतिक और जो संसद, जो विधानसभा की परिपाटी है, उसको समझने में और उसको बताने के लिए उससे सबसे ज्यादा उपयुक्त और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई आदमी है तो माननीय अवधेश प्रसाद जी। तो मुझे लगता है कि ये तो एक सम्मान की बात है कि अखिलेश नहीं, बिल्कुल सम्मान करिए। मैं तो देखता हूँ कि मंजनपुर वाले इंद्रजीत भी साथ में हैं, ये भी साथ में है। तो अब फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप उसी मिशन पे निकले हुए हैं। नहीं, उसमें फाइनली एक्सेप्ट की बात ही नहीं है। हम बाबा सिर्फ इनका वोट लेना मकसद है या इस समाज का अपलिफ्टमेंट भी चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबको अलग थलग कर रखा है, मुझे लगता है कि वो आज एक आपने बात करी कि आरएसएस कह रहा है कि दलित जो है उनके दूल्हे जो घोड़े पे जा सकते हैं। अगर हम 2023 में ये बात, भैया मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो अखबार लेके बैठा हूं। अखबार में ये देखो, एक ही अखबार 2 खबर छपी है। एक जगह दलित के बच्चे अब घोड़ी चढ़ेंगे और दूसरी आप बैतरणी पार करना चाहते हो। एक ही अखबार 2 खबर, ये लो एविडेंस के साथ। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है कि क्या अब तक आपने ये अधिकार भी नहीं दिया कि कोई भी जो है वो दलित परिवार जो है वहां पे अपनी घोड़ी पे नहीं जा सकता है? आपके ही राज्य में खून खराबा हुआ है, आपके ही राज्य में सामाजिक संघर्ष हुआ है। थैंक यू आशुतोष जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। ये आजकल दलित समाज को लेकर सब कोई बड़ा चिंतित है और सब कोई चाहते हैं कि भाई अब ये जब बट ही रहा है, जब बर्फी कटी रही है तो सबको मिले। अब देखिए समाजवादी पार्टी कितना बड़ा गेम प्लान कर रही है। आप लोग उसके कुछ तैयारी कर रहे हो? आपने आज अखबार पढ़ा? देखिए सुरेश जी, निश्चित तौर पर ये अगर लोग उन दलितों की चिंता कर रहे हैं, अनुसूचित वर्ग की चिंता कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ठीक है कि उनके हित की बात होनी चाहिए, उनके उत्थान की बात होनी चाहिए, उनके नेतृत्व की बात होनी चाहिए। मगर एक तरफ कुछ और सोचते और एक तरफ करते कुछ और हैं। माने हमेशा से केवल दलितों को अपमान करने वाले लोग आज दलितों के सम्मान की चिंता कर रहे हैं। उदाहरण आप उठा करके देख लीजिए कि लगातार किस तरीके से सत्ता में रह करके हमेशा से दलितों का अपमान किया गया और उनकी गरीबों की जमीनों को हत्याने का काम किया। बहुत सारे उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है। चाहे आप 2015 में हुए बड़ी घटना इटावा में 2 दलित परिवार किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या कर दी गई और उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जिस तरीके से लगातार बाबा साहब जी के संविधान पर सवाल खड़ा करना और उनके लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना, और किस तरीके से जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की तो बाबा साहब जी की मूर्ति जहां लगी रहती थी, पार्क जहां लगे रहते थे, उन पार्कों को तोड़वा करके उनकी मूर्ति को तोड़वाना। और आदरणीय अखिलेश जी क्या कहते थे कि बाबा साहब जी के पार्क को डेवलप करके हम अच्छा बनाएंगे, सौंदर्यीकरण बनाएंगे। मूर्ति तो तुड़वा दी मगर कोई पार्क और डेवलपमेंट नहीं बना। तो ये सोच दलितों के प्रति रही। क्या उन्होंने कभी क्या आप चाहते हैं कि दलितों को पार्क और मूर्ति में ही हम घुमा के रखें? इस कम्युनिटी का जो जीवन शैली है उसके अपलिफ्टमेंट,
उनके राजनीतिक सामाजिक अधिकार, इसको लेकर आप लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी बात नहीं करती है, जिसको लेकर मैं हमेशा बहुत ही फिक्रमंद रहता हूं। देखिए जी, निश्चित तौर पर मैं पार्कों की बात के साथ वही बात कह रहा हूं। मैं तो एक बात कह रहा हूं ना कि जो आज हित की बात कर रहा है, जो आज उनके हितैषी बनने की बात कर रहा है, उन्होंने कितना अपमानित करने की काम किया है, कितना उनको शोषित करने का काम किया है। हम तो करते हैं। आपने क्या सम्मान दिया है, थोड़ा सा अपना बताओ ना। इन्होंने बहुत गलत किया होगा, लेकिन आप अच्छा काम क्या कर रहे हो, थोड़ा ये बताओ। आप कैसे इनके लिए अच्छा काम कर रहे हो? देखिए, दो चार मुझे काम बताओ अपने। निश्चित तौर पर आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी या पूरी टीम या नेतृत्व देखिए कि जिस तरीके से समाज को, जो अंतिम पायदान की पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति था, उसको भी सशक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हर वर्ग की चिंता किस तरीके से, भाई साहब मुझे दो चार काम गिनाओ। चिंता कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है दीपक जी, पर दलित समाज के लिए क्या ऐसा बहुत शानदार काम हुआ, मुझे दो चार एविडेंस दो। देखिए किस तरीके से हमने दलितों के उद्यमी प्रोत्साहन करने के लिए भी योजना चलाने का काम किया कि किस तरीके से कैसे लोग अपना एक ग्रुप टेक्निकल में बनकर के योजना के माध्यम से अपना उद्योग खड़ा कर सकते हैं, कैसे उनके ऐसे बच्चे जो बड़ी बड़ी फीस ना देकर के उनको भी आईएएस आईपीएस और ऐसी बड़ी बड़ी यूपीएससी की तैयारी के लिए निःशुल्क परीक्षा कर सके, ऐसी शिक्षा की तैयारी के लिए भी चिंता करी। तो जिस तरीके से अगर नेतृत्व देने की बात है, तो आपने सिर्फ चिंता करी, कुछ मतलब धरती पर उतरा नहीं। पार्टी चिंता करने से कुछ बात बनेगी? ग्राउंड रियलिटीज क्या है? नहीं। ओके, उत्तर प्रदेश में साथ में उतरे हैं ना। थैंक यू दीपक भाई, आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपको फिर मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। तब तक आप ये 4-5 काम भी खोज के रखिए, मैं आपसे फिर इस बारे में पूछूंगा। मेरे साथ कृष्णकांत पांडे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से लाके आप ये चाहते हैं कि दलित समाज आपको वोट कर दे? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अच्छा, हाँ, 10 बार के एमएलए, बड़ा ट्रम्प, लोकसभा और राज्यसभा के 2 बार के सांसद, और मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में, मौजूदा राजनीति में उनसे ज्यादा अनुभवी और बड़ा नेता कोई नहीं होगा आज के मौजूदा परिस्थिति। तो आपका सबसे बड़ा है मसला। और मैं सारे दलों से पूछना चाहता हूं, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेना चाहता, कि कोई किसी में है हिम्मत कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से बना दे? मायावती जी अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वह भी किस तरह से, किन परिस्थितियों में वह भी उसके अलावा, परिवार के अलावा क्या सोच पा रही हैं? क्या है किसी में इतनी हिम्मत कि चुनाव करा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे चुनाव करा ले? लंबी लंबी बातें करना ये अलग बात है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, कांग्रेस और दलित समाज एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक हैं। इतना ऐठ क्यों रहे हो भैया पांडे जी? परिस्थितियां रही होंगी। इतना क्यों मतलब ऐठ रहे हो? आराम आराम से बताओ। मैं तो आराम ऐसे जैसे किसी का गला पकड़ रहे हो। नहीं, मैं तो आराम से बता रहा हूं। आज टोकन में 1-2 अध्यक्ष बनाए हो, तो मतलब चाहते हो कि इनके नाम पर वोट मिल जाए? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य का अध्यक्ष, मानी इतने पूरे देश का अध्यक्ष हमने मान लिया भैया, क्या करें जी को बनाया है। मान लिए कि हाँ है, 2 अध्यक्ष हैं आपके पास। और आगे बताओ, वोट क्यों दें आपको? इतना ही नहीं, वोट क्यों दें? इतना ही वोट इसलिए हमको देंगे, ठीक है, बीच में कुछ दिन के लिए कहीं गए थे, ठीक है, सबका आना जाना लगा रहता है, कोई बात नहीं है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब से यह समाज पूरे देश में, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में दलित समाज हमारे साथ खड़ा है। आज भी देश के तमाम भागों में हमारे साथ खड़ा है। 1936 में जो पहली कैबिनेट बनी, देश आजाद नहीं हुआ था, जगजीवन राम जी हमारे मंत्री थे उस कैबिनेट के, और जगजीवन राम जी जब तक जीवित रहे, कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी अपदस्थ, कभी भी मंत्रिमंडल से हटे नहीं। ये है कांग्रेस की देन, चाहे वजीफा हो। तो यही दिखा के आप चाहते हो। और सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण, आप खुद जान रहे हो, जितने हमारे पैनलिस्ट में बड़े विद्वान साथी बैठे हुए हैं, सबको पता है, जमींदारी उन्मूलन दुनिया का सबसे बड़ा निर्णय था, सबसे बड़ा निर्णय था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जहां तमाम तरह से स्टेट, राजा महाराजा, तमाम देश की आजादी की लड़ाई लड़के जो कैबिनेट में है, जमींदारी उन्मूलन के बारे में भी सोचेंगे।
और जमींदारी उन्मूलन किसके लिए किया और किसने किया? सिर्फ अंत्योदय चेहरे योजना। दिखा के आप चाहते हो कि आपको वोट दे दे कोई, कैसे दे देगा? और क्या करेंगे तो वोट देंगे? दलित हमारे लिए आदर्श है, दलित हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दलित हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, दलित के लिए हमने 4 काम तो पूछे थे आपने भाजपा से, 4 काम। भाजपा को 4 काम बताना चाहिए था। ऊना तो वो चिंता गुजरात, कर तो रहे हैं, ऊना चिंता कर रहे हैं। गुजरात, भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। Thank जिस you. तरह से दलितों का अत्याचार हुआ, यह बीजेपी के मुख्य काव्यों में उनके 4 काम हम ही गिना दे रहे हैं जो ये मुख्य कार्य है बीजेपी का। और घोड़ी जहां तक चढ़ने दे, एटा में इन्हीं की सरकार थी। घोड़ी पे चढ़वा रहा है, कोई बैतरणी पार करवा रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, दलित को नहीं चढ़ने दिया गया। देश के इतिहास में 13 करोड़ भूमिहीनों को हमने पट्टा दिया। हमने तो जो काम है, पांडे जी शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आप अपनी बाकी उपलब्धियां भी गिना दीजिएगा। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं कानपुर। पैंथर धनीराम बौद्ध जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि 3 बेहतरीन दलित समाज के चिंतक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैंने उनको तीनों को विशेष रूप से इनवाइट किया हुआ है। गंगाराम अंबेडकर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं और सूरज मंडल जी भी हैं। तो धनीराम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दलित वोटों को लेकर या दलित समाज में इन दिनों क्या चल रहा है, क्या सोच है आप लोगों की? सभी को सादर जय भीम और आपको धन्यवाद। आज जो है, जो तमाम सी सरकारें जी और ख़ास तौर से भाजपा ये हमारे हितों के लिए सोच रही है। एक तो बड़ा हित पहले सोच लिया कि इन्होंने जो पहले डीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी उसके लिए, जमीन को बेचने के लिए, अब कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और जमीन हमारे लोगों से भूमाफिया और अराजक तत्व जो है वो कब्जा कर लेंगे। जी आप बोलें, कंटिन्यू करें। दूसरा जो है यहाँ पर जो है इस समय सरकार जो है निजीकरण करके दलितों का शोषण कर रही है। दलितों के विषय में सोचना अलग विषय है। कासगंज में आपने देखा था कि कासगंज में घोड़े पे 100 साल मतलब आजादी के बाद पहली बार घोड़े पे चढ़े। महेश नाम का व्यक्ति पहले बार घोड़े पर आप कह रहे हैं कि आप घोड़ी पे चढ़िए, बारात निकालिए, आरएसएस कह रहा है कि आप निकाल सकते हैं, आप वो सहयोग करेंगे आपका? अरे घोड़ी पे चढ़ना कोई, अरे सहयोग क्या करेंगे सर? हमने तो आज तक देखा जितनी मेरे साथ अत्याचार हुआ, चाहे सिंहपुर कांड हो, चाहे रसवल कांड हो, चाहे देवली हत्याकांड हो, चाहे साड़ूपुर हत्याकांड, कोई या मेरे दलितों की महिलाओं के साथ दुराचार हो, बहनों के साथ दुराचार हो, कोई बोलता तक नहीं है। पर आपने सुना आरएसएस कह रही है कि अब हिंदुओं की जितनी जातियां हैं ये सब हिंदुओं को एक करना है, आप सब लोगों को इकट्ठा करना है, अपर कास्ट और सब कास्ट को इकट्ठा करना है, आप लोग को भी इकट्ठा करना है, हिंदू इकट्ठा हो जाएं। हाँ सही बात है। हाँ, रिजर्वेशन खत्म कर देना है, दलितों को खत्म कर देना है, संविधान को खत्म कर देना है और इसको जो है और हिंदू को एक कर देना है। ये आपकी व्यक्तिगत पीड़ा है, समाज क्या सोच रहा है? आपने कभी समाज की नब्ज देखी? समाज तो बीजेपी के लिए काफी तादाद में वोट भी कर रहा है। मैं 24 घंटे केवल सामाजिक काम करता हूं सर, 24 घंटे, और मेरे पास कोई काम नहीं है। यहां पर जितनी भी दलितों को जमीनों पे कब्जा हो, चाहे दलितों के सर, दलित समाज क्या सोचता है धनीराम जी? मुझे आप बताइए, आपने अपनी सोच तो बताई, लेकिन दलित समाज क्या सोचता है? वो तो बड़ी तादाद में बीजेपी को भी वोट कर रहा है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो ऐसा। देखिए, ऐसी स्थिति आपको बता दें, स्थिति बहुत ही भयावह है और जो है भारत के संविधान को लोग खत्म करना चाहते हैं। ये समाज समझ रही है, हम नहीं समझ रहे हैं।
हमारे समझने से क्या पर होता जो है? समाज मायावती के सामाजिक- साथ नहीं खड़ा सामाजिक हो, जो जो है, समाज पीड़ा कांशीराम है जी के लोगों साथ नहीं खड़ा हो, जिसने राजनीतिक रूप से जागृत करके ताकत दी, अब आप दूसरी जगह अपना हिस्सा क्यों तलाश रहे हो? हेलो, धनीराम जी हमारे साथ बने रहिएगा, हम आप डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार को भी सम्मिलित करेंगे। गंगाराम अंबेडकर जी मेरे साथ मौजूद हैं और सूरज मंडल जी भी हैं। गंगाराम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि सबको दलितों से फिर से भयंकर वाला प्रेम हो रहा है, और इतना ज़्यादा हो रहा है कि बगल की कुर्सी में मतलब बैठाए ही हैं, कोई चिपका है, कोई बैठा है, कोई कह रहा घोड़ी पर चढ़ जाओ, कोई कह रहा बैतरणी पार कर जाओ। एक्चुअल में चल क्या रहा है दलित समाज के भीतर, गंगाराम जी? देखिए ब्रजेश जी, 2019 के बाद से दलित समाज ने अपनी सोच में परिवर्तन किया है। दलित समाज के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और बुनियादी जो मसले हैं उनका हल जिस तरफ देखता है, तो मानो कांशीराम जी कहते थे कि मेरा समाज 10 साल तक वेट नहीं करता है, 10 साल के बाद अपना फैसला खुद शुरू करता है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठबंधन हुआ था, लेकिन जहां बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव लड़ा, वहां तो दलित समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव लड़ी, वहां पर दलित समाज ने कमल के फूल को वोट दिया। तो इससे साबित हो गया कि समाजवादी पार्टी की इतनी खराब दुर्गति हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दलित समाज का प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करना, उनके इंस्पेक्टर को दरोगा बना देना, एसडीएम को तहसीलदार बना देना, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेना, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटने का जो अभियान चला जी, तो वो दलित समाज भूल नहीं पाया। अभी ठीक है, अभी सबको इज्जत मिल रही है समाज में, सबको अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स आ रही हैं, सबका प्रमोशन हो गया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से खुल के तांडव हुआ, उससे समाजवादी पार्टी को हजम नहीं कर पाया। हालांकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों को तो अपनी महफिलों में उछालते रहे, लेकिन किसी भी बड़े अम्बेडकरवादी लोगों को टिकट नहीं दिया। तमाम जो दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी में गए, चाहे कमलाकांत गौतम हो, चाहे आर.के. चौधरी हो, चाहे दद्दू प्रसाद हो, यहाँ तक कि चंद्रशेखर भाई भी गए, हम लोग भी 10-12 महीने उनके दोस्त रहे। तो उन्होंने अंबेडकर के नाम को तो उछालने की कोशिश किया, लेकिन अंबेडकरवादी लोगों को पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ देखिए, दलित समाज का वोट तो सारी पार्टियां लेना चाहती हैं, लेकिन दलित समाज की लीडरशिप को कोई स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। जैसे कि अभी आप संसद में देखा है, नहीं मैंने तो देखा कि देखो कि दलित समाज की का महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, तो उनको बीच में रोक दिया गया। तो इसका मतलब दलित समाज की आवाज़ को संसद में नहीं बोलने दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महामहिम जी का जो अभिभाषण है वो सड़क पर लोगों को सुनाना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो क्या आप हो ये सकता है? मानते हो कि इस वक्त दलित समाज बीजेपी के लिए काफी सिंपैथाइज है? देखिए, तो 2019 का 2022 का रिजल्ट बोलता है जी कि दलित समाज का सोच क्या है, किधर जाना चाहता है। जहां तक 2000 तो दलित समाज को मतलब बीजेपी में सब कुछ मिल रहा है, इज्जत, प्रमोशन, देखिए, दलित सुरक्षा, समाज के सामाजिक अधिकार, सुरक्षा, ये सब जो मिल रहा जिस है। तरह से सामूहिक दलित संहार हो रहे थे, जी। दलितों की जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, तो इस समय बाबा के बुलडोजर के खौफ से अपराधी तो भयभीत हैं। तो धनीराम जी जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। दूसरी चीज जो धनीराम जी की बात से सहमत हो कुछ अंश? अब वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन अब धनीराम जी, हम लोगों ने बहुत लंबी कोशिश की, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं अच्छा लगा, तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक को वोट कर रहा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो जनहित के जो मुद्दे हैं, उनकी जनहित की योजना। थैंक यू। मैं सूरज मंडल जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। योजनाओं से प्रभावित है, इसलिए भाजपा के साथ जा रहा है। आपके बाकी विचारों को अगले चरण में सम्मिलित करेंगे। गंगाराम जी, मेरे साथ सूरज मंडल जी मौजूद हैं। सूरज मंडल जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आजकल आप देख रहे होंगे कि दलित समाज को काफ़ी इज्जत से पेश आ रहे हैं सारे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, विशेष तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी। क्या चल रहा है समाज के भीतर, और इस समाज ने बीएसपी की इतनी उपेक्षा क्यों कर रखी है कि एक टाइम सर पे बिठा के रखा था, और आज वही समाज मायावती और बीएसपी का हाथ थामने को तैयार नहीं है? तो क्या चल रहा है समाज के भीतर? मैं आपके सभी प्रश्नों का एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि दलितों की जो वोट है उसके लिए इतनी कवायद क्यों? उसका आंसर, उसका जो जवाब है, मैं समझता हूं वो जो अभी जो बाईपॉल्स हुए,
जो उपचुनाव हुए, जिसमें 11 स्थानों पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए, उससे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो निष्कर्ष ऐसा निकाला गया जी कि जो वोट्स हैं, जो असल में आवाज गूंज रही है ब्रिजेश। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें। अब मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलते रहें। हाँ जी। तो उससे हम लोगों को उससे कुछ समझना होगा कि परिस्थिति क्या है। मेरी समझ में जहां जहां चुनाव की कवायद में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक दल का मुकाबला होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी अक्सर पीछे की ओर जाती है। उदाहरण के लिए चाहे हम लोग देख लें जो बंगाल के चुनाव थे पहले, या जो दिल्ली में चुनाव हुए आम आदमी पार्टी का किस तरह से हुआ। तो ये परिस्थिति, अब आपने एक समाचार पढ़ा कि आरएसएस ने एक शुरू किया है कवायद कि घोड़े पर चढ़ने दिया जाएगा, मंदिरों में उनका अभिषेक किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो उसी समय उठ गया था जब राम मंदिर का इतना बड़ा ट्रस्ट बना, उसमें आपने किनको प्रतिनिधित्व दिया? इतना सभी जातों को एक करना है, हिंदू बनाना है, जहां पर आता है आरएसएस तो कहती है कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ, सभी जातियां एक हो जाएं। करना चाहते हैं, वो तो जातियों को एक करना चाहते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, उनका हिंदू कौन है और हम कौन है? उनका अरे आप भी हिंदू हो और वो भी हिंदू है, हिंदू हिंदू एक हो जाओ, ये कहना है उनका आरएसएस वालों का। हम शूद्र हैं, उनका ये कहना है। जब वो आईएएस, अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि हम आईएएस बनाना चाह रहे हैं। ये लैटरल एंट्री क्या है? जहां पर जो पूरे आईएएस में आप देख लें, अरे सर आईएएस बनाना दूर की बात है, तरह से निरस्त दलित समाज के आईएएस किसी तरह बेचारे बन भी जाएं तो उनको पोस्टिंग नहीं आती है, अच्छे पद नहीं दिया जाता सर, कोई भी सरकार रही हो, सिवाय मायावती के कोई इनको अच्छे पद नहीं देता। और मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जहां आरएसएस आज एक पावर में है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से मुखिया है, तो वो जो ये प्रतिनिधित्व और हिंदू हिंदू का खेल वो खेलना चाह रहे हैं, वो तमिलनाडु से क्यों नहीं सीखते हैं? सबसे पहले मंदिरों में आप आरक्षण देकर दलित समाज के लोगों को पंडित बना दें, और ये काम तो स्टालिन साहब ने कर दिया वहां पर तमिलनाडु में। और तीसरी बात ये ले आइए कि जो अभी ये जो तमाम कवायद चल रही है, तो दलित समाज है कौन? दलित समाज वर्षों से संघर्ष करता हुआ एक समाज, और इस समाज का जो सोच है और वैचारिक जो स्तर है आरएसएस वो काफी ऊंचे स्तर पर। आरएसएस ने एक इंपॉर्टेंट लाइन कही है, मैं आपको वो लाइन सुनाना चाहता हूँ। सूरज मंडल जी सुनिएगा, आरएसएस की तरफ से क्या कहा गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की सभी जातियों को जोड़ना है। यदि हिंदू धर्म की जातियां आपस में लड़ती रहेंगी तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा, इसलिए हिंदू हिंदू एक हो जाएं। जब आप लोगों के प्रतिनिधित्व को विश्वविद्यालय में समाप्त कर रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनके जो नौकरियां हैं उनको समाप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, शिक्षा के जो शिक्षकों की भर्ती में किस तरह से क्या वो लोग कर रहे हैं। तो वो देखिए, वो तो कहने की बातें हैं, हम लोग देख चुके हैं। जो आप जिस दृष्टिकोण में सोच रहे हो, समाज भी वही सोच रहा है, या समाज गंगाराम अम्बेडकर की सोच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि नहीं, मैं जो बात आपको कह रहा हूं, जितने पढ़े लिखे और खास तौर से जो सामाजिक संगठनों के ओर से जिनसे हम लोगों की बातचीत होती है, और जिन लोगों की जो विचार हम लोग जानते हैं, ये हम जान रहे हैं कि सभी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को समाप्त करने का एक निर्णय लिया है, और वो बाबा साहब के संविधान को कभी भी समाप्त कर सकते हैं, बल्कि उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। उसके साथ साथ वो जाति जनगणना जैसे विषय पर विरोध कर। सूरज मंडल जी, डिबेट के दूसरे चरण में मैं आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। अभी मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, मैं आपको समय दूंगा, निश्चित दूंगा। आप थोड़ा सा, मैं एक पॉइंट सर आपको, ओके बोलने, अच्छा बोलिए जी सर। ये मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी जो सोच है, वो जो आप कह रहे हैं कि अगर वोट छिटक रहा है बीएसपी से, तो क्यों छिटक रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बहन जी बहुत एक दबाव में है, और जिस तरह से पूरे देश में इन्होंने एक ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से तमाम विपक्षी दलों को एक तरह से डरा धमका रखा है,
उसके बाद उनको या तो सर मजबूर उसका किया कोई जाता कुछ है नहीं कि वो कर भारतीय सकता जो जनता जेल जाने पार्टी के लिए साथ तैयार है, बैठा या हो। उस डर बस उसको लगता है कि कहीं जेल न चले जाए, और जिस हाँ, दिन आपने ये बंधन तोड़ दिया कि हाँ चलो जेल, तो इसलिए कोई चिंता नहीं है, तो आपको कोई नहीं डरा पाएगा सर। हाँ, जब तक आप डरते रहोगे बिल्कुल- कहीं जेल न चले जाए, बिल्कुल मैं यही हर कह कोई रहा हूं। डराएगा आपको। एक दिन बाहर खड़े कह दो हाँ चलो जेल तैयार हैं हम, डाल दो जेल में, जमानत हो जाएगी सर। कोई मर्डर थोड़ी किया है। मेरी भी यही नहीं मेरी भी यही समझ है जी वीरेन जी मेरी भी भी आ गए यही डिबेट समझ में, है बहुत शुक्रिया कि आपका जब सूरज दलित मंडल जी। मैं समाज डिबेट को के दूसरे चरण में आपको अवसर दूंगा, आप अपनी बात कह लीजिएगा। वीरेन जी हमारे साथ डिबेट में हैं। वीरेन जी, कोई घोड़ी पे चढ़वा रहा है तो कोई बैतरनी पार करवा रहा है, बीएसपी अपनी स्टाइल में लगी हुई है, और कोई कह रहा है देखो राष्ट्रीय भी और प्रदेश भी दोनों हमारे पास हैं, और जगजीवन राम पहले से हमारे पास हैं थे, तो अब हमको सत्ता इसलिए मिले या दलित इसलिए वोट दे क्योंकि हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों उसी समाज से हैं। देखिए, जो बीजेपी है उसकी जो बगिया का जो माली है वो आरएसएस है, और वो तरह तरह के फूल बीच बीच में खिलाते रहते हैं। अब लोग उसको सपना मान लें, वो हकीकत माने, ये अलग अलग लोगों की सोच हो सकती है। ब्रजेश जी शादी में घोड़ी चढ़े, कुआं पे पानी पिए, नौकर नौकरानी बैठ के चाय पे चर्चा करें, ये सब बातें अब कितनी व्यवहारिक है। आप खुद सोचिए, शादी ब्याह तक में तो घोड़ा घोड़ी मिलत नहीं ना, घोड़ा कहाँ से चढ़वा दे। कुआं कोई है या तो है, सब कब्जा हो गए कुआं, और है अगर का तो सूखा साखा है, और का हर घर में नौकर नौकरानी है कि उनके साथ चाय पानी पे चर्चा होगी। जहाँ नहीं है उनके लिए क्या इंतजाम किया जाएगा। ये सब बातें, ये सब खाली एक चर्चा चलाई जाती है। एक समय आया था जब दलितों के घर में समरसता भोज शुरू हुआ, उसका फ़ायदा बीजेपी ने लिया, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती के वोट को काटने की जो कोशिश हुई, उसमें सारे बड़े दलित नेता तो अखिलेश के साथ चले गए और वोट बीजेपी उठा ले गई। नेता भी सपा में आ गए और वोट बीजेपी के पास चला गया। अब बीजेपी उसको और बढ़ाने पर लगी है। और देखिए, मायावती जब से उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुई 2012 के बाद से, तो स्थिति इसीलिए बन रही है कि बीजेपी धर्म कर्म का भी व्यवस्था करती है, राम भजो के भजन कीर्तन करो कथा कराने जा रही है, राशन भी दे रही है, 500 रुपया भी दे रही है, और भोजन भी उनके नेता उनके घरों में जाकर कर रहे हैं। तो वो सत्ता में है, ताकत में है, देश में उनके पास भोजन भी है और पुलिस भी है। डंडा से मानोगे कि खाना से मानोगे। जो नेता समझदार हैं वो डंडा देख के अपना विलय कर लेते हैं, पहुंच जाते, शामिल हो जाते हैं। तो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उसको दलितों के लिए संकल्प वो रोज लें, लेकिन वोट उनको मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये समाज एक कमज़ोर समाज रहा, जिसने गरीबी देखी, जिसने तिरस्कार सहा, पिछड़ापन झेला, अभाव देखा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि समाज के जो नेता आए उन्होंने आरक्षण का पूरा लाभ ले लिया। 10-15% लोग ऐसे रहे जो लाभ में रहे, बाकी समाज फिर वैसे वैसे रह जाता है। आज बीजेपी में भी उसी समाज के कई सारे नेता उनके नाम पर रसमलाई काट रहे हैं, पद ले रहे हैं, मंत्री विधायक सांसद बन रहे हैं। और बात हम लोग फिर दलित की कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लखनऊ से ही सांसद हैं, कौशल किशोर हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, बेबी रानी मौर्य है, असीम अरुण मंत्री हैं, बहुत सारे नाम हैं, ब्रिजलाल हैं जो नौकरी के 15 साल बाद भी मंत्री और सांसद बन रहे हैं लोग। तो ये जो स्थितियां हैं वो वही 21% मायावती के वोट को खींचने के लिए है कि उसको कैसे खींचा जाए, और इसी के लिए रोज संकल्प लो, रोज नई नई कहानियां आती हैं। ब्रजेश जी, इस प्रदेश में जो दलित सक्षम हुआ उसने पंडित कल्चर अपनाया, उसने और दलितों से अपने आप को ऊपर समझा, इसीलिए ये समाज पिछड़ा रहा। आज अखिलेश के अगल बगल में एक तरफ पासी समाज के नेता बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ जाटव समाज के। लेकिन अखिलेश यादव भी जानते हैं
कि उनको दलित वोट पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मायावती के कुछ वोट पर अब चंद्रशेखर आजाद भी अपना हक जताते हैं। हाँ, वो अखिलेश के साथ गठबंधन करके कुछ वोट ला सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने वो दौर देखा जब 2019 में सपा और बसपा मिलकर लड़े चुनाव, और ये बीजेपी डरी हुई थी। उसके बावजूद भी 15 सीट से ज़्यादा नहीं आई लोकसभा में इस गठबंधन की। मायावती के पास 10 सीटें आई। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जहां मायावती का कैंडिडेट नहीं था, वहां पर दलित वोटों को अपनी ओर खींच लिया, और राशन और भाषण दोनों वहां काम करता रहा उसका। जी वीरेन जी, तो ये जो घोड़ी की बात आई, ये समाज शिक्षा, जागरूकता, नौकरी चाकरी से आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ये घोड़ी चढ़ने, घोड़ा चढ़ा देने से कौन सा तरक्की हो जाएगी? दलित समाज को अभी बहुजन मूवमेंट को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो नेता आते हैं, देखिए, ये सब परजीवी हैं। ये अपना पद लिए रक्त चूसे, अपना मोटा हो गए, दूसरा समाज के लोग वैसे किनारे पड़े हैं। बहुत सारे लोगों को अपने समुदाय में जाने पर आपने कहा कि बीएसपी मूवमेंट की जरूरत है। अब कौन सा मूवमेंट बीएसपी का बचा हुआ है? अब तो हिंदू सब एक हो गए हैं। अब दलित समाज का कोई मूवमेंट सड़क पर, जमीन पर नहीं है, और अब उन्हें जरूरत भी दलित समाज को नहीं है, ऐसा लगता है। अब वो सब एक हो चुके हैं। देखिए, आज भी भेदभाव और छुआछूत का सामना तमाम सारे लोग करते हैं। मूवमेंट कोई चलाए, हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो जाए, हिंदू खतरे में है, ये सब तो राजनीतिक भाषा है, ये चलती रहेगी। अरे भाई, जब कहीं युद्ध होगा तो क्या खाली हिंदू लड़ने जाएगा इस देश में? जब चाइना पर आक्रमण होगा, पाकिस्तान पे होगा, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जाएंगे लड़ने। उसमें ये तो सिर्फ ये है कि समाज में हिंदू एक हो जाओ, बीजेपी को वोट दो और राशन पानी लेते रहो, मौज करते रहो, इसके लिए एक हो जाओ, और कौन रोक है? देखिए, दलित समाज को अभी भी बहुत कुछ पाना है। बहुत सारे लोग उसकी अगुवाई करते रहते हैं। गंगाराम अंबेडकर जी को मैं बहुत सालों से देखता रहा हूँ, बहुत संघर्ष करते रहे हैं। बीजेपी में ऐसे नौजवान नेताओं की जरूरत भी है, और जो हर पार्टी में दलित नेता आगे आए। समाजवादी पार्टी ने एक बाबा साहब वाहिनी बनाई, उनके अध्यक्ष को कोई जानते ही नहीं, वो आज तक ना किसी टीवी डिबेट में आए। हमने कोशिश की कि उनको बुलाएं। तो ये जो दलित समाज के नाम पर वोट लेने की और मलाई काटने की फितरत है, जी वीरेन जी, इस पर सुनिएगा कि हर दिन एक सितम रात करे हो, ओहो दोस्त, मगर दुश्मन को भी मात करे हो, और मेरे ही लहू पर गुजर औकात करे हो, और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करे हो, और दामन पे न कोई छीट और न खंजर के कोई दाग, और तुम कत्ल भी करते हो कि करामात करे हो, और यूं तो कभी मुंह फेर के भी देखा नहीं, और जब वक्त पड़ा है तब मुरादात करे हो। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, करामाती किए हैं सब लोग, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष जी, अभी वीरेन जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और मैं चाहता हूं कि इस राउंड में वो विषय पर सभी लोग अपनी ओपिनियन प्रस्तुत करेंगे, तो एक समाज में भी एक जागरूकता वाली बात जाएगी। क्या दलित समाज को अब किसी मूवमेंट की, किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है? अब वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना जागृत हो गया है कि अब वो बराबरी पर आ गया है कि अब सबको एक हो जाने की सारी हिंदुओं को ज़रूरत है, और उनको अब अलग से कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिस मूवमेंट को लेकर बीएसपी जैसी पार्टियां आगे बढ़ रही थी। देखिए ब्रजेश जी, जातिवाद एक हमारे समाज का एक क्रूर सच्चाई है, और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को मुंह मोड़ना चाहिए। क्योंकि किसी भी समाज में, चाहे दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या अग्रह समाज हो, उसको अपने समाज की बेहतरी के लिए हर समय आंदोलन करते रहने चाहिए, और सुधारों का रास्ता हर समय रहता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बात करी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दलित समाज की भूमि पे अधिग्रहण किया, मैं सुन रहा था। मुझे लगता है कि आज वो बात का उल्लेख हो जाए कि अभी 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है कि अब दलित समाज की जमीनों को लेने के लिए किसी आज्ञा की जरूरत नहीं है, डीएम से पूछने की जरूरत नहीं है।
मतलब सामंतवादी नीतियों को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और जो पिछड़े और दलित समाज की जमीनें हैं उस पर जबरदस्ती हक लगा दिया जाए, ये जो हक उनके पास था वो भी छीन लिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए दलित समाज के नेता उससे बात करने को तैयार नहीं है। इस दुनिया ने देखा, इस देश ने देखा कि बाबा साहब की मूर्ति का ध्वस्तीकरण सबसे ज्यादा 2017 से 22 के समय उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाथरस का कांड भी हम नहीं भूले हैं और कास्कर की घटना भी नहीं भूले हैं, और लोग समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। विजय जी, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के अंगीकरण करते हुए अपने संविधान में संशोधन किया, और बाबा साहब वाहिनी का हम लोग ने नया एक फ्रंटल बनाया, जिसमें 20 लोगों को हम लोग ने बनाया। हमने दलित दीपावली भी बनाई और हमने अम्बेडकर जयंती पे बिल्कुल मनाइए और सबको एक करिए, एक करके जोड़ने की जरूरत है। एक नैरेटिव और बस 10 सेकंड के लिए बात करना है। लोग बार बार कहते हैं कि 2022 में वीरेंद्र जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को दलित का वोट नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के पास पहले भी वोट बैंक था। समाजवादी पार्टी ने 2022 में अपने वोट में 10% का उछाल किया, और बहुजन समाज पार्टी में 9.5% का घटाव हुआ। ये वोट कहां से आया समाजवादी पार्टी? दीपक सोनकर मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी आया हमारे पास। जी शुक्रिया आपका आशुतोष जी। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात होनी चाहिए। अचीवमेंट्स और किसने क्या किया एक अलग सी बात है। क्या अब अलग से कोई दलित मूवमेंट की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में नहीं है? दलित समाज का व्यापक उत्थान हो चुका है यहाँ पे, कि अब अलग से कोई राजनीतिक आंदोलन चलाने की ज़रूरत नहीं दलित समाज को? देखिए, निश्चित तौर पर सुरेश जी, जिस तरीके से आज समाज का उत्थान हुआ है और आज समाज सशक्त हुआ है, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, मगर समाज का परफॉर्मेंस किसने दिया? समाज को नेतृत्व देने की क्षमता किसने दी? समाज के अंदर एक बल देने का काम किसने किया? और जिस तरीके से लगातार उनका उत्पीड़न किसने किया, उनकी जमीनों को हथियाने का किसने काम किया, उनको हमेशा उनकी बहन के ऊपर गलत नजर लगाने का काम आशुतोष जी किया। सुन लो बात, सब आपके सामने कोई नहीं बोला, आपको सुनना चाहिए, सुनने की क्षमता विकसित करें सर। हाँ, बोले आप दीपक जी। नहीं सुनिए अब दिए गए हैं। और आज दीपक सोनकर जी, एक बात आपने देखी, कृष्णकांत पांडे की एक बात कन्विंसिंग है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से, इनके प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से, तो दिखाने के लिए इनके पास आपसे ज्यादा मसले हैं, आपके पास उतना दिखाने के लिए नहीं। देखिए अभी हमारे आदरणीय बीरेन जी ने सारे नाम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के गिराए कि जो लोग अंतिम पायदान पर बैठे हुए थे, आज उनको भी सशक्त बनाने का काम किया है। चाहे केंद्र की टीम के मंत्रियों की सूची देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश यही चीज तो धनीराम बौद्ध जी समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कितना पॉलिटिकली एम्पावर कर दे रहे हो सबको। धनीराम जी तो ये बात नहीं समझ में आ रही है। संगठन, अरे मैं वही तो बात कर, संगठन में भी नहीं समझ पा रहे हैं। उसके साथ साथ कि लोगों को रोजगार के लिए भी प्रोत्साहन बताना। पता नहीं कहां वो 24 घंटा धनीराम जी दे रहे हैं, आई डोंट नो। महिलाओं को, लेकिन देखिए आपने कितना पॉलिटिकली एम्पावर किया। आत्मनिर्भर भारत महिलाओं के नीतिकर बनने का काम किया, और कैसे थैंक यू। ये भी एक, मैं बारी से पहले आउट ऑफ टाइम, पांडे जी थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक। मैं बारी से पहले धनीराम बौद्ध जी को कहता हूँ। धनीराम जी, आपने देखा चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, इनका ये क्लेम है कि इन्होंने दलित समाज के अंतिम पायदान पे, अब पता नहीं पायदान कहाँ है, आप तो कह रहे हो कि 24 घंटा लोगों के बीच रहते हो, ये सब कह रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी सबको जागृत कर दिया, सबको एम्पावर्ड कर दिया, सबको ताकत दे दी, हक और हुकूक दे दिया। आप लग रहा है किसी और प्रदेश में घूमा करते हो। नहीं, सही कह रहे हैं। अब कोई जरूरत नहीं है, किसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि निजीकरण हो गया। निजीकरण के बाद जो है रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और जितने भी हक हैं वो सारे हक दे दिए गए हैं। आपको मालूम है कि 2 अप्रैल 2018 को जब यहाँ आंदोलन हुआ था पूरे देश में रिजर्वेशन को लेकर, जो SC/ST एक्ट को लेकर, आज भी दलितों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और तो सर आंदोलन करोगे, हिंसा करोगे तो मुकदमा तो होगा सर, मुकदमा तो होगा। आंदोलन सर, फिर हिंसा करोगे सर, फिर मुकदमा होगा सर। आंदोलन होगा, इसको कोई माई का
रोक नहीं सकता है। कौन आंदोलन होगा करेगा? अब और इस जो प्रदेश लोग को हमारे किसी साथ दलित अत्याचार मूवमेंट की जरूरत नहीं है सर। आंदोलन- अगर होती तो वो सब इकट्ठे होते। अब देखिए बीजेपी को भी वोट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी वोट कर रहा है दलित समाज, कांग्रेस क्लेम कर रही कि उनके पास तो 2 टॉप लीडर्स हैं। अब वो जो आप इकट्ठा चलते थे ना, एक नाके से गुजरते थे, अब वो वाली बात नहीं है। अब दलित समाज ताकतवर हो गया है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, अलग से कोई दलित मूवमेंट की जरूरत नहीं। अरे सर, ना 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 ना, ऐसा लोगों का मानना हो सकता है, क्योंकि मैं भी 24 घंटे इसी पे काम करता हूँ कि आज भी लोगों को ऐसी जगह हैं जहाँ खटिया पे बैठने की इजाज़त नहीं है। ये मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि अब मेरी आवाज़ अगर मुख्यमंत्री तक पहुँच रही हो तो आज ऐसी जगह हैं जहाँ पर खटिया पे बैठने की इजाज़त नहीं है। तो सर समाज बदल रहा है। अब देखिए घोड़ी पे चढ़ेंगे, इकट्ठा होंगे, सामाजिक समरसता होगी, सब जातियां आपस में नहीं निजीकरण लड़ेगी, होगा, हिंदू हिंदू एक हो निजीकरण जाएगा होगा। और क्या चाहिए आपको? दलितों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, नहीं दलितों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। दलितों के साथ दलितों के SC/ST एक्ट के मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। दलितों को अगर मुकदमे लिख गए तो उस पर जो है चार्जशीट नहीं लगाई जाएगी, उसमें उनको धनी राम जी, आप किस मोहल्ले जाया करते हो और किस जनपद में जाते हो, थोड़ा बताओ हम लोगों को। यहाँ तो ये लोग दोनों पार्टी के नेता हैं, ये कह रहे हैं एकदम सब ठीक ठाक है। आप गलत जगह जा रहे हो सर, लग रहा है। अरे सुने, पूरे बुंदेलखंड में मैं सर कह रहा हूँ, पूरे बुंदेलखंड में आपको जो है, आप मेरे साथ चलिए और अगर खटिया पे बैठ जाएं, केवल ये बता दीजिए कि सर मैं तो आपके घर भी आने को तैयार हूँ और आपको अपने घर भी इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे साथ आइए, लंच करिए मेरे घर पे। मैं करीब 1100 बेटियों की शादी कर चुका हूँ और करीब 14,500 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार। मैं आऊंगा आपके घर, आता हूँ, मैं आपके घर आऊंगा आपसे मिलने बहुत जल्दी। ठीक है, ओके। कृष्णकांत पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई सिर्फ क्या नाम दिखा के वोट चाहते हो दलित समाज का पांडे जी? काम दिखा के वोट चाहते हैं, नाम तो बाद में, काम मेरा पहले है। इतनी मेरा नहीं, हमारा काम हमारा पहले है। ठीक है। हम ही पूछ रहे हैं, जिस जमीन की हड़पने की बात चल रही है, वो जमीन कहाँ से मिली दलित को? भूमि जोतदार की प्रणाली लागू किसने की? मालगुजारी इन लोगों की समाप्त करने का काम किसने किया? भूमिकर में कमी किसने किया? कर्ज से राहत किसने दिया? सस्ते दर पर नए कार्य का प्रावधान किसने किया? नए कर्जों का फिर भी 2% गांव अरे 2% आज मिला है, कल वो 20% होगा, 200% तक जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बंगाल देखिए, एक विधायक बंगाल में हमारा नहीं था। बाई इलेक्शन में सत्तारूढ़ दल को किस तरह से बुरी तरह से हमने हराया। उत्तर प्रदेश में 2% पांडे जी आप कॉन्फिडेंस क्लास लिया करो। संविधान सभा से जब कुछ ना हो तो कैसे मतलब कॉन्फिडेंस सभा नहीं बनी और उसको संविधान सभा को लिखने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किसने दिया? सर सब भारत का पहला ये लोग तो कुछ नहीं दिए, सब आपने दिया है। और सुनिए, 60 के दशक में सर उड़ीसा में जब कोई सोच नहीं सकता था, गिरधर गोमांगो को हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। सर पटकते रह जाओगे। और आंध्र प्रदेश में उस जमाने में टी अंजैया को बनाया। अगर इस देश में राष्ट्रपति से लेके चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त से लेके CGI से लेके चाहे जितने जगहों पे मुख्यमंत्री से लेके, अगर दलित को किसी ने कुछ दिया, मेरा तो चैलेंज है, आपके चैनल पर खुली चुनौती है। एक सवाल हमारे दलित समाज के 3 साथी बैठे हुए, सम्मानित साथी बैठे हुए, कोई टेप रिकॉर्ड बज रहा है, किसी ने कुछ किया क्या दलित? अच्छा एक बात बताओ, कितना भी सर पटक लो, लेकिन हिंदू सब एक हो रहे हैं और बटन दब रही है उधर। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस 2024 आ रहा है, इसके पहले 6 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं। थैंक यू। 2024 में इनको पता मैं आपसे जानना चाहता हूं और मैंने सबसे वो सवाल है। किया और आपसे भी बहुत ज़रूरी है, सूरज जी से भी वही सवाल करूंगा कि क्या अब उत्तर प्रदेश में दलित मूवमेंट की अलग से ज़रूरत नहीं है जो मायावती चला रही है? अब दलित बहुत सशक्त हो गया है, उसको हक और हुकूक मिल रहे हैं या मिल जाएंगे? गंगाराम जी। देखिए, जहाँ तक सामाजिक उत्थान और सामाजिक मूवमेंट का सवाल है,
तो प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक कार्यक्रम तो लगातार चल रहे हैं। दलित समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन इस काम पे निरंतर लगे हुए हैं। और जहाँ तक दलित समाज की मनोभावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। दलित समाज जो ईमानदार लीडर के साथ चलता है, जब तक बहन मायावती जी दलित समाज के लिए संघर्षरत रही हैं तो बहन जी से बड़ा दलित लीडर देश के अंदर भी कोई नहीं था। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह जिस तरह वो अपने परिवार की तरफ मूव करने लगे, जैसे समाजवादी पार्टी परिवार पर, कांग्रेस के ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगा, तो उसी तरह जब दलित समाज को लगा कि बहन मायावती जी को दलित समाज के अंदर कोई काबिल लीडर नहीं अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर क्या बना दी आप लोगों ने, तो जमीन आसमान एक कर दिया। यहाँ तो लोग 3-3, 4-4 पुस्तों को बनाए हैं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा, और मायावती ने अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो सब लोग ऐसा सर फोड़ रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह मायावती ने कर डाला। हम ये नहीं कहते, बहन जी कौन सा गुनाह कर दिया मायावती? बहन जी का ही बयान था कि मेरा सब कुछ, मेरा दलित समाज है, मेरा कोई घर परिवार नहीं, मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, जिसने सड़कों पर सम्मान से चलना सिखाया, जिसने आपको राजनीति और समाज में हक दिया, अगर उसने अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना दिया तो बड़ी तकलीफ हो गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो हर आदमी अपने परिवार को एडजस्ट करता है, एक को केवल एक को, लेकिन कहने का वो भी कोऑर्डिनेटर, कहना कुछ और, कथनी में कुछ और। जब इस तरह के हालात होते तो समाज का सूरज मंडल जी मेरे साथ मौजूद है। खासतौर से दलित समाज के जो काबिल लीडर थे, थैंक यू, खासतौर से जो दलित समाज के काबिल किसी दिन इस विषय पर मैं डिबेट करूंगा और फिर सब बात बताऊंगा आपको कैसे दलित समाज जागृत हुआ उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेश के मुकाबले यहाँ पॉलिटिकली एम्पावर्ड कितना है। सूरज मंडल जी, क्या जो सवाल मैंने अभी किया फिर आपसे भी वही सवाल करता हूँ कि अब हमें दलित मूवमेंट की अलग से ज़रूरत नहीं है, दलितों को उनका हक हुकूक मिल गया है, इसलिए अब वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऑप्शन के तौर पर देखते हैं? देखिए, जो अभी स्थिति है उसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ भी दलितों की एक बड़ी संख्या जुड़ी हुई है। आप इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स को देख लें तो 12.88% वोट्स जो सर मायावती के लिए जान देने वाली कम्युनिटी खड़ी है सर, जब सब कुछ वो नहीं करती फिर भी 12.5% वोट उनको मिलता है। हाँ, तो मायावती को कोई कमजोर करके ना समझे सर। हाँ, जिसने दलितों को सम्मान से सड़क पे चलना सिखाया उसका नाम मायावती है सर। राजनीतिक हालात कुछ भी हो सकते हैं, किसी को वोट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, पर आप एक नेता को खारिज नहीं कर सकते। कर रहा हूं ब्रजेश जी, नहीं मैं यही निवेदन कर रहा हूं, आपकी बात को सहमत हूं और यह भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है प्रोपेगेंडा की राजनीति, ये बताते हैं कि ये छिन्न भिन्न हो गया, ये समुदाय का वोट उधर चला गया और ये चला गया, जबकि सच्चाई कुछ और रहती है। सच्चाई ये रहता है कि पूरे पिछड़ा वर्ग का कमीशन जब रिपोर्ट देने जाता है चीफ मिनिस्टर को, तो वो और उसके अफसर वहां पे जूते पहन के रहते हैं और इनको जूते खोल के वहां खड़ा रहना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है और दलित समुदाय ये अच्छी तरह से जानता है। तो दलित समुदाय का जितना संघर्ष रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाएगा और न जाने की कोई उम्मीद है। जहां तक सवाल है मूवमेंट का, तो जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है, जिस तरह से प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जा रहा है, जिस तरह से निजीकरण है, जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम है, कास्ट सेंसस को उन्होंने खत्म कर दिया, बल्कि सेंसस को ही इस अपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज मंडल जी। आपको पता होना चाहिए कि 2024 आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास डिबेट का समय समाप्त हो चुका और बातें खत्म नहीं हो रही हैं, मुद्दे नहीं खत्म हो रहे हैं। देखिए, किसी भी डिबेट में बड़ी अहम बात होती है। बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। किसी दिन इस विषय पर बहुत विस्तार से डिबेट करेंगे कि दलित समाज 80 के दशक में क्या था, 90 के दशक में उसे क्या मिला, और जब 2000 का दशक आया तो उसने क्या किया, और 2007, 7 और 12 के बाद भी समाज का क्या हुआ। इन सब विषयों पर बड़े विस्तार से हम बातचीत करेंगे। किसी दिन इस पर व्यापक डिबेट आयोजित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।